हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे खनिज के उपयोग के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ लिया है कि खनिज क्या है, खनिज कैसे बनता है, इन सब चीज़ के बारे में हमने समझा है। आज हम देखेंगे खनिज का उपयोग कैसे है, कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें बताया गया आपका खनिज का उपयोग कई उद्योगों में होता है, यानी उद्योग में होता है। उसके बाद इसका उपयोग रत्न बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, ठीक है। और ये प्रायः क्या होता है, कठोर होता है और इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा भी है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। आप देखते होंगे तांबा आपका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला जो सिलिकॉन होता है उसमें भी क्या होता है आपका, ये खनिज उपयोग किया जाता है। इसमें क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। यानी खनिज का उपयोग आपका किचन से लेकर बाहरी चीज़ों में, उद्योग में, आभूषण में, ठीक है, हर जगह होता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें खनिजों के संरक्षण के बारे में। खनिज का संरक्षण, इसको समझते हैं। खनिज क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, खनिज क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये बार बार नहीं बनता है। इसको बनने में क्या होता है, बहुत लंबा समय लगता है। तो ये क्या है आपका, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं और इसमें मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। मतलब हम मानव जितना इसको उपयोग करते हैं, ठीक है, खनिज को जिस धड़ल्ले से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका जो उत्पादन है, इसका जैसे ये बनता है, ये बहुत ज़्यादा ही स्लो है। ठीक है, यानी खनिज बनने के लिए ये हज़ारों वर्ष लग जाते हैं और इसका हम उपयोग बेफिक्र होकर करते हैं, जो कि इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये क्या होगा कि हम तो यूज़ कर लेंगे लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, वो क्या होंगी, इससे वंचित रह जाएंगी। उसके बाद बताया कि आपका खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है, यानी जो अंधाधुंध खनन किया जा रहा है इसको। और धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण करके। इसमें आप देख सकते हो बताया गया है खनिज को कैसे संरक्षित करना है। तो खनिज का क्या करना है, उपयोग करना है, फिर उसका पुनः उपयोग करना है, फिर कम उपयोग करना है। ये पुनर्चक्रण है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे शक्ति संसाधन को लेकर। शक्ति संसाधन को हम समझेंगे, इसमें बताया गया आपका। ठीक है, इसमें बताया गया है आपका शक्ति या ऊर्जा संसाधन हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब शक्ति है या ऊर्जा है, ये सब चीज़ें क्या हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आपका उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और जो प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ये सब क्या आपका ऊर्जा शक्ति संसाधन है। ये सब चीज़ों में क्या होता है, ऊर्जा शक्ति संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऊर्जा और शक्ति संसाधन को हमने दो भागों में बांटा है, पहले भी पढ़ा हुआ है। एक क्या है आपका परंपरागत और दूसरा क्या है आपका गैर परंपरागत। ठीक है, ये दो स्रोत हैं आपके। पहला क्या है, परंपरागत स्रोत है, सेकंड क्या है आपका, गैर परंपरागत स्रोत है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये परंपरागत स्रोत क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो परंपरागत स्रोत क्या होता है आपका, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका हम लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, यानी आज हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से हम इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका परंपरागत स्रोत। और उसके बाद क्या है आपका गैर परंपरागत स्रोत। इसका क्या है, जिनका हम लंबे समय से उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अचानक से या धीरे धीरे चीज़ों को अभी करंट में या फिर कुछ समय से भी हुआ है जिसको हम उपयोग करें, वो क्या आपका गैर परंपरागत है। और परंपरागत होता है काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ों का उपयोग करना, ये क्या होता है आपका परंपरागत स्रोत। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम इसके लाभ हानि के बारे में भी समझेंगे। जैसे आपका इसमें बताया कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, इसको हम पहले समझेंगे क्या चीज़ है ये।
ठीक है। उसके बाद हम इसके लाभ हानि को भी समझते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम ईंधन के बारे में। ईंधन क्या है, ठीक है, ईंधन कैसे बनता है इसके बारे में हम समझेंगे। ईंधन आपका ये पौधों और जानवरों के जो दबे अवशेष होते हैं, ये क्या होते हैं, जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक रूप धारण कर लेती हैं। यानी जो पौधे होते हैं, जो जानवर के अवशेष होते हैं, ये सब क्या होते हैं, दबे होते हैं नीचे। ये क्या होते हैं, धीरे धीरे ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का रूप धारण करते हैं। और इसमें जैसे आप एग्जाम्पल में भी समझ सकते हो, आज की जो कच्ची लकड़ी होती है ना, कच्ची लकड़ी होती है, ये भी इसी में आता है आपका ईंधन में। और ईंधन जो भंडार है, जो लाखों वर्ष पहले से दबे हुए हैं, इनका भंडार सीमित है। ये ऐसे नहीं है कि हम इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। ये क्या है, इसका भंडार सीमित है। अगर हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और इसको बनने के लिए क्या होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है, जो कि आने वाली जो पीढ़ी है इसके लिए, उनके लिए खतरा है। मतलब इससे वे वंचित रह जाएंगे, ठीक है। यानी ये जो ईंधन है, ये क्या होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है बनने में, और इसका जो उपयोग है बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए बोला जाता है जितना ज़रूरत हो उतना ही इसका इस्तेमाल करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी हो उनके लिए ये, वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकें, ठीक है, इससे वंचित ना रहें। ये क्या आपका ईंधन है। ईंधन आपका क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे, लाभ हानि को भी समझेंगे। इसके पहले हम देखेंगे एक जीवाश्मी ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं, ठीक है। विश्व की जो बढ़ती जनसंख्या दर है इनका उपयोग कर रही है, और इनके उपयोग के जिस तरह से उपयोग हो रहा है उस तरीके, मतलब उस लेवल पे वो चीज़ें नहीं बन रही हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें ईंधन के लाभ हानि के बारे में हम समझेंगे। इसको बताया गया इसमें ईंधन के लाभ के बारे में, क्या है, सुप्राप्य है, ठीक है। क्या है, सुप्राप्य। सुप्राप्य क्या होता है, आसानी से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका लाभ क्या है, ये आसानी से प्राप्त हो जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और इसकी हानि क्या है, संग्रहण में अधिक समय लगता है और उपयोग, और प्रदूषण फैलाने वाला है, यानी इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, यानी ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव होता है इसमें बहुत ज़्यादा, ग्रीन हाउस गैस जो होता है बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। ये निर्वनीकरण है, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है आपका कोयला। कोयला के बारे में हम समझेंगे आपका। इसमें बताया गया है लाखों वर्ष जो पेड़ पौधे दब गए थे, जो उस समय है ना, यानी काफ़ी लंबे समय पहले, जो लाखों वर्ष पहले आपके जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जो दब गए थे, वही कोयला बन के तैयार हुए हैं, ठीक है। यानी कोयला कैसे बना है, लाखों वर्ष पहले जो वहाँ पर पेड़ थे, पौधे थे, वो लोग, वो सभी चीज़ें दब गई थी नीचे, और वही क्या हुए हैं, कोयला बनकर तैयार हुए। कोयला को अंतर्निहित धूप के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्निहित धूप, इसको क्या नाम से जाना जाता है, अंतर्निहित धूप के नाम से। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँचता है। अब जाहिर सी बात है, नीचे दबेगा तो कहाँ से पहुँचेगा, ठीक है। ये क्या है आपका, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँचता, इसका मीनिंग है, इसको ध्यान देना। इसके बाद आगे बताया गया इसमें विश्व में अग्रणी जो देश हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले है विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन फर्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र में, इसमें आपका रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसमें पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी के सेलों के परतों के मध्य में ये जाता है, ठीक है, मध्य में पाया जाता है। जो ये पेट्रोलियम कहाँ से पाया जाता है, पृथ्वी के सेलों के जो परत होती हैं उनके मध्य में ये पाया जाता है। जैसे एग्जांपल हम समझेंगे इसको, पृथ्वी में क्या है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरिक सेल होते हैं, ठीक है। जो 3 सेल होते हैं, क्या क्या है आपका, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरिक सेल,
ठीक है। और ये क्या होता है, पेट्रोल को प्रवेदन के माध्यम से निकालते हैं। इसको क्या करते हैं, प्रवेदन के माध्यम से निकालते हैं। निकालने के बाद इसे क्या किया जाता है, शोषित करने के लिए परिष्करणशाला में भी भेजते हैं। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, परिष्करणशाला में भेजते हैं। उसके बाद मतलब इसको उस फैक्ट्री में भेजते हैं जहाँ पर शोधित किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर इसको शोधित किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। आगे इसमें बताया गया है काला सोना। ठीक है, काला सोना के बारे में बताया गया इसमें। इसके पहले हम थोड़ा समझ लेंगे इसमें जो डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम, प्लास्टिक और स्नेक तैयार किए जाते हैं इसमें पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है। इसको ध्यान देना, क्या है ये, काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं, इसीलिए इसको काला सोना के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया आपका पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्दों पेट्रा अर्थ यानी क्या इसका सेल, ओलियम और अर्थ तेल से लिया गया है। ठीक है, इसका याद रखना क्या है, पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्दों पेट्रा, ठीक है, अर्थ है सेल, और ओलियम अर्थ है तेल, इसका लिया गया है, और इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है, सेल, तेल बोला जाता है। ठीक है, इसका ध्यान देना, क्या पता पूछ ले। पेट्रोलियम का लैटिन शब्द क्या है, पेट्रा, और सेल का क्या है, ओलियम अर्थ तेल। ठीक है, इसको ध्यान देना, इसको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बताया गया है, इसमें मुख्य उत्पादक देश हैं। इसमें फर्स्ट क्या आपका ईरान, सऊदी अरब और कतर है। ठीक है, कतार नहीं है, कतर है। और अन्य मुख्य उत्पादक राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र क्या है आपका, असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। ठीक है, ये जो नाम है इस चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको जब पढ़ते हो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। इसके बाद इसमें बताया गया आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, एक ये प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। ठीक है, क्या करती है, पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करती है। क्या है, ये आपका प्राकृतिक गैस के बारे में बताया जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे सबसे पहले प्राकृतिक गैस के बारे में। ये प्राकृतिक गैस आखिर होता क्या है, इसमें आपका बताया गया है प्राकृतिक गैस निक्षेपों से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम को जब बाहर निकाला जाता है तब उस समय क्या होता है, उसमें प्राकृतिक गैस का रिसाव होता है, तब हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है आपका घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में भी होता है। और इसमें आपका क्या है, रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के क्या है, ये सब प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, और भारत में अगर देखा जाए तो आपका जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा और आपका क्या है, मुंबई के तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, आगे इसमें आपका क्या बताया गया है, देखो संपीड़ित के बारे में, इसके ऊपर हमने पहले ही समझा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें जीवाश्मी ईंधन के बारे में। इसमें बताया गया आपका हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधन का उपभोग तीव्र वृद्धि से हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है ना। जिस तरीके से उपयोग हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, और इसका जो जिस दर से ये समाप्ति तक पहुंचा दिया हमने यूज़ करके, और इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले जो विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं, जो प्रदूषित होता है। और जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, यानी जिस तरीके से आप पानी मतलब अनियंत्रित टोटी नल ऑन कर देते हो, है ना, वो क्या होता है, टपकते रहता है पानी, उसी तरह ये भी है जीवाश्मी ईंधन, जो अंततः सूख जाती है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें, इसके पहले हम इसको प्राकृतिक गैस जो है
इसका पेट्रोलियम, इसके हम लाभ हानि देख लेते हैं, हमने नहीं देखा। ठीक है, कोयला के बारे में क्या आपका देखो, इसमें विस्तृत रूप से ये उपलब्ध हैं और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त हैं। क्या आपका कोयला। और हानि क्या है, इसमें प्रदूषण का स्रोत बहुत ज़्यादा है, परिवहन के लिए बहुत ज़्यादा भारी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राकृतिक गैस के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक गैस का क्या है, इसमें इसको समझते हैं हम। ये आसानी से मिल जाता है। ठीक है, परिवहनी पाइपलाइन और तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ तेल से सस्ता है ये। ठीक है, आगे हम देखेंगे जल विद्युत के बारे में, उसके बाद हम इसको समझेंगे। अब इसमें पहले देख लो क्या है जल विद्युत में, क्या है लाभ हानि क्या है। ये प्रदूषण मुक्त होता है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, ये काफ़ी सस्ता होता है और स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, खर्चीला होता है। तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं जल विद्युत क्या है। ठीक है, तो जल विद्युत क्या है आपका, ये इसको हम कैसे तैयार करते हैं। देखो क्या किया जाता है, बांध बनाकर जनरेटर के माध्यम से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, बांध बनाया जाता है और उसके बाद जनरेटर के माध्यम से ये विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि सबसे पहले विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है आपका, नॉर्वे था। इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद आगे बताया गया आपका इसमें तरल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ है ये, जम्मू और कश्मीर में है। इसके बाद हम देखेंगे इसका लाभ क्या है। यह प्रदूषण मुक्त है, इससे सिंचाई को बढ़ावा मिलता है, यह बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। ठीक है, हमने इसके पहले भी पढ़ा है, वही चीज़ को मैं फिर से बता रही हूँ। इसका लाभ क्या है, प्रदूषण मुक्त है ये, इससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता और इससे सिंचाई को बढ़ावा मिलता है और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, सस्ता होता है। और इसका हानि क्या है, इसका हानि जब बांध बनाया जाता है तब बांध के पीछे वाले जो क्षेत्र होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। ठीक है, वो भर जाते हैं, फिर वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाना और फिर उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, हानि है। आगे हम देखेंगे इसमें इसका उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, कृषि में किया जाता है। विश्व की जो ऊर्जा 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है और इसमें विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश भी हैं। क्या है आपका, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। और भारत में भी कुछ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ठीक है, इसको याद रखना। आगे हम देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। इसमें बताया गया आपका, इसको हम समझेंगे कि हमने पहले भी इसको उपयोग नहीं करते हैं, है ना, हम इस पहले से इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन क्या किया जाता है, इसका परंपरागत स्रोत है ये। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये परंपरागत स्रोत है। इसके समाप्ति को देखते हुए और खर्चों को देखते हुए नए जो स्रोत का उपयोग देख सकते हैं। इसमें जो नए नए स्रोत हैं इसका उपयोग देख सकते हैं, जैसे आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इनके बारे में, सौर ऊर्जा। अब आगे एक एक करके जो सबको हम समझेंगे इसमें, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, इनमें लाभ हानि को भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा क्या है, ठीक है, और साथ में हम देखेंगे लाभ हानि भी। इसमें सौर ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि सौर ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि इसमें आप सभी को भी पता होगा कि जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा या जो ऊर्जा प्राप्त होता है और उसे सौर पैनल के माध्यम से ऊर्जा को हम क्या करते हैं, ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, सौर ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यानी जो सूर्य का प्रकाश है उससे जो ऊष्मा मिलता है, यानी उसमें जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे सौर पैनल के माध्यम से ऊर्जा में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, सौर ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा अधिकतर कहाँ पाया जाता था, मतलब कहाँ अच्छे से पाया जाता है और जहाँ अच्छे से इसका उपयोग भी किया जाता है,
मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश है वहाँ पर हमेशा होता है। ठीक है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, इसको आप ध्यान देना। अगर आप पहले के वीडियोस अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जो आपका इसमें पृथ्वी का जो 23.5 से 23.5 का जो भाग है, ठीक है, इस टाइप का समझते हैं। ठीक है, हाँ, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री वाला जो भाग है उसमें सूर्य बहुत तेज होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री वाला जो भाग है, ठीक है, ये क्या है, इसमें यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में जितने देश आते हैं सभी को धूप अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, और क्या करते हैं, इसका उपयोग भी अच्छी मात्रा में करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कैसे करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर में उपयोग कर सकते हैं इसमें, और प्लस रोशनी निकालने में और यातायात संकेत में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, हमेशा गर्म मौसम होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ क्या क्या चीज़ों में, तो सौर कुकर, सोलर ड्रायर में उपयोग कर सकते हैं, और क्या है, रोशनी में, और उसके बाद क्या है आपका इसमें यातायात संकेत के संकेत देने के लिए। ठीक है, इसमें भी क्या कर सकते हैं, उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे हम पवन ऊर्जा के बारे में। सबसे पहले हम इसका लाभ हानि देख लेते हैं सौर ऊर्जा का। एक क्या है, असम्य है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये प्रदूषण मुक्त है, और ये उसके बाद बताया गया खर्चीला होता है बहुत ज़्यादा, और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है। ठीक है, यानी इसको जो ऊष्मा होती है उसको इकट्ठा करना और उसके बाद उसको स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। अगर स्टोर करके रख लेते हैं तो ठीक है, अगर उसको स्टोर करके नहीं रख पाते हो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसलिए खर्चीला होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा क्या है, पवन क्या होता है, पवन चक्की से जो हम ऊर्जा प्राप्त होता है हमें, उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी यहाँ जो उसके नाम से जानते हैं, हमने इसको पहले भी पढ़ा है, मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो आपको पता ही होगा, है ना, पवन ऊर्जा, पवन चक्की, इस टाइप से। ठीक है, ये भी क्या है, आपका असंभाव्य स्रोत है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है ये भी, और इस पर मानवीय क्रियाओं का असर नहीं पड़ता है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। ठीक है, इस पर क्या होता है, मानवीय क्रियाओं का असर नहीं होता है। और यहाँ पर प्राचीन समय से जो पानी निकालने के लिए, चक्की पीसने के लिए, और इसी विधि का क्या करते थे, उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, यानी जो पहले भी इस विधि का उपयोग करते थे और आज भी इस विधि का उपयोग करते चले आ रहे हैं, मगर अब इसको क्या कर रहे हैं, नए तरीके से बड़े पंखे लगाते हैं और फिर पंखे को जनरेटर के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, ताकि क्या हो, जब पंखा चलेगा तब जनरेटर भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद जब जनरेटर भी चलेगा तो क्या होगा, फिर विद्युत उत्पन्न होता है। आप देखे होगे जो बड़े बड़े फैन लगे होते हैं, आप जब भी एनसीईआरटी पढ़े होगे आप देखे होगे उसमें, है ना, या स्कूल में भी आप पढ़े होगे, ईवीएस में, वहाँ पर देखे होगे, बुक्स में भी ऐसे लगा होता है। उसमें क्या होता है, जनरेटर कनेक्ट किया जाता है, तो वो कनेक्ट होगा तो क्या होगा, जितना ये पंखा चलेगा तो उसके बाद जनरेटर भी चलेगा, तो वो चलेगा, क्या होगा, फिर विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बताया गया इसमें तटीय क्षेत्रों में या वहाँ के जो पर्वत घाटी में जहाँ तेज़ हवा चलती है वहाँ पर फॉर्म बनाए जाते हैं, क्या है आपका, पवन फॉर्म। ठीक है, पवन फॉर्म बनाए जाते हैं, और ये देश हैं जहाँ पर क्या होते हैं, बनाए गए हैं, यानी कुछ देश हैं यहाँ पर, जैसे आपका नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, यूके, स्पेन, और यहाँ बहुत अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये सब कुछ देश हैं, याद रखना, क्या आपका नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, स्पेन। ठीक है, ये सब नाम को आप याद रखना। इसके बाद हम इसमें लाभ हानि को देखेंगे, किसके बारे में, आपका पवन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, पवन ऊर्जा का लाभ क्या है, ये इसमें प्रदूषण मुक्त होता है सबसे पहले, और ये एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है। उसके बाद क्या है, सुरक्षित और ये साफ़ होता है। और हानि क्या है इसका, ये ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि फ़ैन चलेगा तो और जनरेटर चलेगा। ठीक है, उसके बाद
पवन चक्कियों को स्थापित करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पक्षियों के लिए हानिकारक है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होगा तो क्या होगा, पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो बताए गए हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। ठीक है, विश्व का प्रथम और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। ठीक है, इसको आप ध्यान देना, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या है आपका, ये विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा है। ठीक है, क्या स्कॉटलैंड में है, इस चीज़ को आप ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका बताया गया आणविक ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, कलपक्कम में। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया आपका परमाणु ऊर्जा, इसके बारे में हम इसको समझेंगे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जिस परमाणु से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम होता है। ठीक है, इसमें बताया गया आपका क्या होता है, यूरेनियम और क्या होता है, थोरियम होता है। ठीक है, और यूरेनियम और थोरियम के केंद्र में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो यूरेनियम होता है और जो थोरियम होता है, जो केंद्र में ऊर्जा होती है, उसको क्या करते हैं हम, इसको निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है इसको समझेंगे। इसमें बताया गया है कि यूरेनियम और थोरियम को नाभिकीय रिएक्टर में डालेंगे। ठीक है, क्या किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में डालेंगे और उसके बाद वहाँ पर जो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन करवाते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में क्या करेंगे, विखंडन करवाते हैं। फिर इसी प्रक्रिया के द्वारा केंद्र में जो ऊर्जा होती है उसे संचित करेंगे। ठीक है, जो केंद्र में ऊर्जा होगी उसको क्या करेंगे, संचित करेंगे और फिर उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्या होती है, वह उत्सर्जित होती है। फिर इस ऊर्जा का प्रयोग करके हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है बनाने का, इसको ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद बताया गया है परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोप है, और यहाँ पर भारत में राजस्थान, और यहाँ पर क्या आपका झारखंड के पास क्या है आपका, झारखंड के पास में आपका क्या पाया जाता है, आगे यहाँ पर बताया गया है कि केरल है, मोनोजाइट्स यहाँ पर पाया जाता है, बालू है यहाँ पर, जो थोरियम बहुत बड़े पैमाने में पाया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें जो नाम दिया गया है इसको आप ध्यान देना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप क्वेश्चन बनाते हो प्रीवियस ईयर का तो ध्यान देना। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस में है ये चीज़ें। ठीक है, आगे बताया गया है परमाणु ऊर्जा के केंद्र भारत में है, कहाँ कहाँ है, देखो ये एग्ज़ाम में पूछा गया, सबसे पहले इसको तो ध्यान देना। ठीक है, क्या है आपका, तमिलनाडु के जो कलपक्कम है, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप और सागर, और उत्तर प्रदेश में नरोरा, और कर्नाटक में क्या है आपका, कैगा है। ठीक है, क्या है आपका, कैगा है। ये जो नाम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया भी है। ठीक है, आगे आपका क्या है, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम समझेंगे, ये ज्वारीय ऊर्जा होता क्या है, इसको हमने अभी समझा है। ये जो आपका क्या है इसके बारे में, ठीक है, विखंडन किया गया है और ये सब चीज़ के बारे में फिर विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बताया गया आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, ठीक है, इसमें बताया गया आपका पृथ्वी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी जो पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है, वहाँ का तापमान लगातार बढ़ता है। यानी जब भी आप पृथ्वी को आप गहराई करेंगे, खोदोगे, आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर तापमान गर्म होता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि होता है, तो वहाँ पर कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों की तरह प्रकट होता है। ठीक है, यानी इतना गर्म होता है कि वो क्या होता है, गर्म झरनों की तरह बाहर होता है, आता है। ठीक है, यह ताप ऊर्जा शक्ति के उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जा सकता है और यहाँ पर वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा
खाना बनाने में और ऊष्मा तैयार करने में, ठीक है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है आपका भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। इसमें आपका बताया गया है, देखो, इसको प्राप्त करने के लिए नहाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है, ठीक है, इसको भी ध्यान देना। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। और भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश, मणिकरण और लद्दाख में क्या आपका पूगा घाटी में स्थित है, ठीक है। आगे बताया गया है विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था, ठीक है। ये क्या है, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बताया गया है। सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है, तो फ्रांस में बनाया गया है, ठीक है। तो हम ज्वारीय ऊर्जा के बारे में समझेंगे, ज्वारीय ऊर्जा क्या है। तो इसमें बताया गया आपका ज्वार से जो उत्पन्न होने वाला ऊर्जा होता है उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यानी ज्वार क्या आपका, आप पढ़े होंगे ज्वार भाटा, ज्योग्राफी में जो आता है आपका समुद्र में, ठीक है, ज्वार भाटा आपने पढ़ा होगा। आप नाम सुने होंगे, समुद्र में ज्वार भाटा उठता है ना, मतलब तेज़ी से पानी ऊपर की तरफ जाता है। यानी जब ज्वार भाटा आप सुने होंगे, इसमें क्या होता है, तेज़ी से पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब पानी ऊपर की तरफ उठता है तो हम इस पानी का प्रयोग करने के लिए बिजली उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इस पानी का प्रयोग करके क्या करते हैं, हम बिजली उत्पन्न करते हैं। और हम समुद्र के जो इसको उत्पन्न कैसे करेंगे, जो समुद्र का जो मुहाना होता है वहाँ पर, मुहाने पर बांध बनाएंगे। सबसे पहले समुद्र के मुहाने पर क्या करेंगे, वहाँ पर बांध बनाएंगे। उसके बाद फिर अंदर क्या लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, टरबाइन लगा देते हैं। और जब ज्वार उठेगा तब क्या होगा, टरबाइन से होकर गुजरेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, टरबाइन तेज़ी से चलेगा और उसके बाद क्या होगा, फिर विद्युत उत्पन्न होगा, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये विद्युत उत्पन्न होगा। ये तरीका है जब ज्वार भाटा आपका आता है ना समुद्र में, तो लहरें ऊपर उठती हैं तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि रूस है, फ्रांस है और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल मात्रा में क्या होता है, ज्वारी मिल है और यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। और इसको आप ध्यान देना, यहाँ पर जो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन क्या आपका फ्रांस में बनाया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, लास्ट है आपका बायोगैस के बारे में, ठीक है। बायोगैस क्या है इसको समझेंगे। बायोगैस क्या आपका गांव में देखना आप, वहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें जो पदार्थों में गैस होते हैं जो निकाला जाता है उससे बिजली भी बनती है, ठीक है। गांव में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे गैस निकाला जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, बिजली भी बनती है। और गैसीय ईंधन का प्रयोग कर भी क्या करते हैं, हम खाना बनाते हैं। और इसका कैसे बनाया जाता है, इसको मरे हुए जो पौधे, जंतु और गोबर का जो उपयोग करके क्या किया जाता है, टैंक में डालते हैं। इसमें आप देख सकते हो, है ना, क्या करते हैं, इसको सारी चीज़ों को टैंक में डालते हैं। और इसमें जो जैविक अपशिष्ट होते हैं बैक्टीरिया द्वारा गैस इसमें क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, ठीक है। यानी जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, गोबर का उपयोग करके इसको हम क्या करते हैं, टैंक में डालते हैं और फिर बैक्टीरिया के माध्यम से अपघटित करते हैं। और अपघटित करने पर यहाँ पर क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बनता है। और फिर क्या होगा, ऊपर साइड पाइप है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। ऊपर साइड पाइप के माध्यम से बायोगैस निकलता है, ठीक है। और फिर अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं दूसरी तरफ से निकलते हैं और फिर इसे हम क्या करते हैं, जैविक खाद के रूप में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको हम समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके माध्यम से हमने लाभ हानि को नहीं देखा है ना, कुछ कुछ छूट गया है। तो इसमें क्या है आपका बायोगैस के बारे में क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। बायोगैस क्या आपका, ये कम लागत होता है, उपयोग में क्या होता है, आसानी होती है और इसमें जैव व्यर्थ का उपयोग कर और बायोगैस का उत्पादन होता है, ठीक है। और हरित, इसमें हानि क्या है, हरित गृह प्रभाव है ना, इसका कारण है। उसके बाद क्या है आपका भूतापीय ऊर्जा, इसको समझेंगे। इसमें क्या है, स्वच्छ पर्यावरण और हितैषी व हर समय क्या है, ये उपलब्ध होता है। हानि क्या है इसका,
शहर में बहुत दूर अवस्थित, यानी बहुत शहर के दूर में जाकर इसको अवस्थित करना पड़ता है, ठीक है। और इस कारण क्या होता है, विद्युत वहन बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, ठीक है। शहर से दूर इसको यहाँ पर तैयार किया जाता है इस कारण, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या बताया गया आपका ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। ज्वारीय ऊर्जा क्या है आपका, प्रदूषण मुक्त होता है, ठीक है। वन्य जीव आवास का नष्ट होना हानि है ये। और उसके बाद दोहन में कठिन होता है, ठीक है। इसका क्या है, ये हानि है। आगे हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर को लेकर। इसके पहले हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के पहले इसको हम थोड़ा सा देखेंगे आगे और, ठीक है। इसको हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसको हमने अभी इसको फिनिश किया है बायोगैस को लेकर, ठीक। और इसको हम लाभ हानि भी हमने अभी समझा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आंसर को लेकर। आप इसको आगे बनाएंगे, लेकिन मैं कुछ कुछ बता दे रही हूँ इसमें। जैसे स्टार्टिंग में आपका क्या दिया गया है कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें 3 सामान्य खनिजों के नाम बताना है। तो फर्स्ट क्या है आपका, इसमें आप ले सकते हो तांबा है, सोना है, चांदी, नमक, है ना, ये सब क्या है आपके खनिजों के नाम हैं। उसके बाद क्या है, अयस्क क्या है, और आगे बोला गया धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो अयस्क क्या है, जिस अयस्क से हम खनिज निकालते हैं इसे हम अयस्क सेल कहते हैं, ठीक है। हमने पहले पढ़ा है और ये सबको कंप्लीट किया है। और उसके बाद क्या आपका धात्विक खनिज क्या है, तो धात्विक खनिज क्या आपका हमने पढ़ा है आग्नेय और कायांतरित सेल, है ना। और असादी में अधात्विक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। आगे बताया गया है प्राकृतिक गैस आपका संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। फर्स्ट क्या आपका रूस, नॉर्वे, है ना, ये आपका नाम है। आगे आप इसको बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़े हो तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और जो डाउट होगा आप पूछ सकते हो। ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।